नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। भारत का आर्थिक संकट सिर्फ ईरान युद्ध नहीं है। सुनकर हैरानी हुई ना? यही हम आपको विस्तार से बताएंगे। भारत की अर्थव्यवस्था पर संकट क्यों आया? क्या इसकी वजह सिर्फ ईरान अमेरिका युद्ध है? क्या मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भारत को आर्थिक दबाव में डाल दिया है? क्या तेल की सप्लाई पर खतरे ने भारत की हालत खराब कर दी है? पहली नजर में कहानी यही दिखाई देती है, लेकिन क्या सच सिर्फ इतना ही है या फिर भारत की अर्थव्यवस्था में गड़बड़ बहुत पहले शुरू हो चुकी थी? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अचानक देशवासियों से कहना, कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेस, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। सोना कम खरीदिए, तेल बचाइए, वर्क फ्रॉम होम कीजिए। ये सिर्फ एक अपील नहीं थी, ये एक संकेत था। संकेत इस बात का कि भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर दबाव लगातार बढ़ रहा है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर वो गड़बड़ हुई कहाँ? क्या भारत एक गंभीर आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या रुपये की हालत लगातार खराब हो रही है? क्या आने वाले महीनों में महंगाई और ज़्यादा बढ़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये नौबत आई कैसे? दरअसल इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर जर्नलिस्ट और इकोनॉमिक अफेयर्स एक्सपर्ट उदित मिश्रा ने इस पूरे संकट को बेहद विस्तार से समझाया है। अब सबसे पहले समझिए, सरकार अचानक लोगों से कम खर्च करो क्यों कह रही है। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक असली समस्या सिर्फ ईरान युद्ध नहीं है। ईरान इजराइल तनाव ने हालत जरूर खराब की है, लेकिन भारत की आर्थिक परेशानी काफी पहले शुरू हो चुकी थी। पिछले करीब 2 साल से भारतीय रुपया कमजोर हो रहा है। पहले सरकार कहती रही रुपया कमजोर नहीं हो रहा। First of all, I would look at it as not rupee sliding, I will look at it as dollar strengthening incessantly. लेकिन बाद में क्या हुआ? डॉलर दुनिया की दूसरी करेंसी के मुकाबले नीचे आने लगा, लेकिन रुपया फिर भी नीचे गिरता रहा। यानी समस्या डॉलर की नहीं थी, समस्या भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में थी। अब यहाँ एक बेहद जरूरी बात समझिए। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था 2 चीजों पर चलती है। पहली, देश दुनिया से कितना खरीद रहा है, और दूसरी, दुनिया उस देश में कितना पैसा लगा रही है। भारत लंबे समय से दुनिया से ज्यादा सामान खरीदता है। हम तेल खरीदते हैं, सोना खरीदते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदते हैं, फर्टिलाइजर्स खरीदते हैं, यानी डॉलर बाहर जाता है। लेकिन पहले इसका बैलेंस बन जाता था, क्योंकि विदेशी कंपनियां भारत में निवेश करती थी, फैक्ट्रियां लगती थी, नौकरियां बनती थी, विदेशी पैसा भारत आता था। लेकिन पिछले 2-3 साल में सबसे बड़ी गड़बड़ यही हुई, विदेशी निवेश कम होने लगा। और सिर्फ विदेशी ही नहीं, भारतीय कंपनियां भी अब भारत में ज्यादा विदेशों में निवेश कर रही हैं। यानी पैसा लगातार बाहर जा रहा है, लेकिन अंदर उतना पैसा नहीं आ पा रहा। और यही सबसे बड़ा खतरा है। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, अगर आपके घर का खर्च लगातार बढ़ जाए लेकिन कमाई कम होने लगे और कुछ दिन तक आप अपनी बचत से काम चलाएंगे, फिर क्या होगा? या तो आपको खर्च कम करना पड़ेगा, या उधार लेना पड़ेगा, या आपकी आर्थिक हालत बिगड़ने लगेगी। भारत अभी इसी मोड़ पर खड़ा हुआ है। RBI, India's central bank, has been actively selling dollars to shield the rupee from unwarranted volatility. रिजर्व बैंक लगातार डॉलर बेचकर रुपए को संभालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये कब तक? हालत इतने बदतर हो गए कि अगर रुपयों को पूरी तरह बाजार के भरोसे छोड़ दिया जाए तो उसकी कीमत और तेजी से नीचे गिर सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि भारत में डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत अब सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं रह गई है, ये राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। क्या आज आप इस बात पे कायम है कि प्रधानमंत्री जी की साख रुपए के साथ गिर रही है या नहीं? जो 60 रुपए का 94-95 रुपया हो गया, उसका स्पष्ट जवाब चाहिए। अगर रुपया बहुत तेजी से गिरता है तो सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, आखिर दुनिया भारत में निवेश क्यों नहीं कर रही? भारत की अर्थव्यवस्था में कमजोरी कहां पर है? भारतीय कंपनियां खुद विदेश क्यों जा रही हैं
और शायद इसी वजह से असल बीमारी पर बात बहुत कम हुई और ऊपर से हालात संभालने की कोशिश ज्यादा हुई। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल आता है, अगर समस्या इतनी गंभीर है तो सरकार लोगों से सिर्फ कम खर्च करो क्यों कह रही है? क्योंकि ये सबसे आसान रास्ता है। अगर लोग कम तेल खरीदेंगे, कम सोना खरीदेंगे, कम आयात होगा तो डॉलर की मांग थोड़ी कम होगी। लेकिन क्या ये स्थायी समाधान है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि भारत कोई बहुत अमीर देश नहीं है। Divide the GDP, India's GDP with India's population, it comes to 2,40,000 per person per year, which turns to 20,000 per person per, in India. भारत की प्रति व्यक्ति आय औसत करीब 20,000 रुपए महीना पड़ती है और करोड़ों लोग इससे भी कम कमाते हैं। ऐसे में सरकार अगर कहे कम तेल इस्तेमाल करो, कम फर्टिलाइजर इस्तेमाल करो, तो इसका मतलब सीधे सीधे आम आदमी की जिंदगी पर असर पड़ेगा। किसान प्रभावित होगा, छोटे कारोबारी प्रभावित होंगे, ज्वेलरी का पूरा बाजार प्रभावित हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी और सबसे बड़ा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। क्योंकि अगर रुपया और गिरा तो विदेश से आने वाली हर चीज महंगी हो जाएगी। तेल महंगा, गैस महंगी, खाना महंगा, विदेश में पढ़ाई महंगी, दवाइयाँ महंगी, यहाँ तक कि रोजमर्रा की जिंदगी भी महंगी हो जाएगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक भारत अभी 1991 जैसे संकट में बिल्कुल नहीं है, लेकिन हालात 2013 जैसे जरूर दिखाई दे रहे हैं। 2013 crisis when the rupee fell for I think almost 2 years fairly sharply. We've had just 1.5 years, so we have another year to go. If rupee continues to fall, then we'd be very similar to what happened in 2013. And it is nothing like the 1991 crisis. जब रुपए पर भारी दबाव आया था और अगर अगले 1-2 साल तक यही स्थिति रही तो दबाव और ज्यादा बढ़ सकता है। लेकिन सबसे अहम बात, सबसे पहले सच स्वीकार करना होगा। अगर सरकार ये मानने को तैयार ही नहीं होगी कि अर्थव्यवस्था में समस्या है तो समाधान बिल्कुल नहीं निकलेगा। भारत को असली सुधार करने होंगे, बिजनेस करना आसान बनाना होगा, निवेशकों का भरोसा बढ़ाना होगा, नौकरियां पैदा करनी होंगी, एक्सपर्ट्स बढ़ाने होंगे, उत्पादन बढ़ाना होगा। सिर्फ लोगों से ये कहना कि कम खाओ, कम खर्च करो, कम खरीदो, ये लंबे समय तक समाधान नहीं है। क्योंकि कोई देश सिर्फ बचत से बड़ा नहीं बनता, वो उत्पादन, निवेश और भरोसे से बड़ा बनता है। अब यहाँ एक और बेहद अहम सवाल उठता है, अगर भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है तो फिर विदेशी निवेशक पैसा क्यों निकाल रहे हैं? उदित मिश्रा इसी पॉइंट पर सबसे बड़ा सवाल उठाते हैं। Why is the rest of the world not investing in India? You would have had that question would have been front and center. Forget the foreigners not investing in India. The question that the finance minister has been asking, why aren't the Indians investing in India? वो कहते हैं अगर दुनिया को भारत की ग्रोथ स्टोरी पर इतना भरोसा है तो फिर विदेशी कंपनियां नई फैक्ट्रियां लगाने से क्यों हिचक रही हैं? और उससे भी बड़ा सवाल, भारतीय उद्योगपति खुद विदेशों में निवेश क्यों बढ़ा रहे हैं? दरअसल किसी भी निवेशक को सिर्फ भाषण नहीं चाहिए, उसे चाहिए भरोसा। उसे लगना चाहिए कि यहाँ बिजनेस करना आसान है, नीतियाँ स्थिर हैं, अचानक नियम नहीं बदलेंगे, एजेंसियों का डर नहीं होगा और भविष्य साफ दिखाई देता है। उदित मिश्रा कहते हैं कि भारत में बिजनेस करना अभी भी बहुत आसान नहीं है। आज भी छोटे और मध्यम कारोबारियों को दर्जनों नियमों, परमिशन, टैक्स और सिस्टम की जटिलताओं से गुजरना पड़ता है। और जब अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक सबसे पहले क्या करता है? वो रिस्क कम करता है, यानी पैसा निकालना शुरू करता है। अब समझिए रुपया आखिर कमजोर क्यों होता है। मान लीजिए भारत को तेल खरीदने के लिए डॉलर चाहिए, लेकिन भारत के पास डॉलर कम पड़ रहे हैं, तो क्या होगा? डॉलर की मांग बढ़ेगी और रुपये की कीमत गिरने लगेगी। बिल्कुल वैसे जैसे किसी चीज की मांग ज्यादा हो जाए और सप्लाई कम। यही अभी भारत के साथ हो रहा है और इसका सबसे बड़ा असर आम आदमी पर कैसे पड़ता है? मान लीजिए कल रुपया और गिर गया तो विदेश से आने वाला हर सामान महंगा हो जाएगा। भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल बाहर से खरीदता है तो तेल महंगा होगा, तेल महंगा होगा तो ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो सब्जी से लेकर दूध तक सब कुछ महंगा हो जाएगा। यानी महंगाई सिर्फ पेट्रोल पंप पर नहीं रुकती, वो धीरे धीरे पूरी अर्थव्यवस्था में फैलती है। एक्सपर्ट्स यही चेतावनी दे रहे हैं। वो कह रहे हैं भारत की सबसे बड़ी कमजोरी अभी कमजोर खपत यानी वीक कंजम्पशन है।
यानी लोग पहले ही कम खर्च कर रहे हैं, सरकार टैक्स में ज्यादा राहत दे रही है, इनकम टैक्स छूट बढ़ा रही है, जीएसटी में राहत देती है। क्यों? क्योंकि सरकार जानती है कि लोगों की जेब पहले से दबाव में है। अब ऐसे समय में अगर लोगों से कहा जाए और कम खर्च करो, और इसका मतलब क्या होगा? अर्थव्यवस्था की रफ्तार और धीमी पड़ सकती है, क्योंकि भारत जैसे देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ बड़े उद्योगपतियों से नहीं चलती, ये चलती है मिडिल क्लास की खरीदारी से, छोटे व्यापारियों से, किसानों से, दैनिक खपत से। अगर लोग कम खर्च करेंगे तो बाजार धीमा पड़ेगा, बाजार धीमा पड़ेगा तो कंपनियों की कमाई घटेगी, कमाई घटेगी तो नौकरियां प्रभावित होंगी, और फिर वही चक्र दोबारा शुरू होगा। यानी असली डर सिर्फ महंगाई नहीं, ग्रोथ स्लो डाउन भी है। भारत में सोना सिर्फ शौक नहीं है, सोना भारत में लोगों की सुरक्षा है। कई परिवारों के लिए गोल्ड मतलब इमरजेंसी सेविंग। गांवों में, छोटे शहरों में लोग बैंक से ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं, क्योंकि पीढ़ियों से उन्हें यही सिखाया गया है कि मुश्किल वक्त में सिर्फ सोना साथ देता है। अब अगर सरकार कहती है कि सोना मत खरीदो, तो सवाल उठता है फिर आम आदमी अपना पैसा कहाँ सुरक्षित रखे? उदित मिश्रा इसे इकोनॉमिक रिप्रेशन यानी आर्थिक दबाव वाली स्थिति कहते हैं। So this is economic repression at one level to say that don't buy gold. Tomorrow you might say don't invest in other factories. Suppose the government comes out to say forex, we would not allow businesses here to invest in Australia or France. You would not be allowed to buy something. So this is all economic repression. यानी सरकार तत्काल संकट संभालने के लिए लोगों की आर्थिक आजादी सीमित करने लगती है। आज कहा जा रहा है सोना मत खरीदो, कल कहा जा सकता है विदेश में निवेश मत करो, फिर कहा जा सकता है डॉलर खरीदने पर रोक लगेगी। यानी धीरे धीरे कंट्रोल बढ़ने लगते हैं। हालांकि यह भी सच है कि सरकार के पास तुरंत आसान विकल्प नहीं है, क्योंकि अगर हालात बिगड़ रहे हो तो सरकार पहले आग बुझाने की कोशिश करती है। लेकिन समस्या यह है कि आग बुझाने के साथ साथ कई तैयारियां भी जरूरी होती हैं, और वही तैयारियां अभी साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। सरकार को अब सिर्फ कम खर्च करो वाली अपील से आगे जाना होगा। भारत को उत्पादन बढ़ाना होगा, एक्सपोर्ट बढ़ाने होंगे, मैन्युफैक्चरिंग मजबूत करनी होगी, और सबसे अहम निवेशकों का भरोसा वापस लाना होगा, क्योंकि कोई भी अर्थव्यवस्था सिर्फ नारों से नहीं चलती। उसे चलाने के लिए चाहिए भरोसा, निवेश, रोजगार और मजबूत उत्पादन। और अगर ये चारों कमजोर होने लगे तो फिर सबसे बड़ा असर आखिरकार आम आदमी पर ही पड़ता है। और यहाँ एक और बड़ा सवाल, क्या भारत किसी बड़े आर्थिक संकट की तरफ बढ़ रहा है? क्या 1991 जैसा संकट आने वाला है? उदित मिश्रा इस पर बहुत साफ जवाब देते हैं। वो कहते हैं नहीं, भारत अभी 1991 जैसी स्थिति में बिल्कुल नहीं है। 1991 में भारत के पास इतना कम विदेशी मुद्रा भंडार बचा था कि देश मुश्किल से कुछ हफ्तों का आयात कर सकता था। हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत को सोना गिरवी रखना पड़ा था। आज स्थिति वैसी बिल्कुल नहीं है। भारत के पास अभी बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार है, लेकिन खतरा दूसरी जगह है, और वो खतरा है धीरे धीरे कमजोर होती अर्थव्यवस्था। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था जो ऊपर से मजबूत दिखती है लेकिन अंदर दबाव बढ़ता जा रहा है। 2013 का उदाहरण काफी है, जब भारत को फ्रैगिल 5 देशों में गिना जाने लगा था। फ्रैगिल 5 यानी वो 5 अर्थव्यवस्थाएं जो बाहरी झटकों से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकती थी। उस वक्त भी रुपया तेजी से गिरा था, तेल महंगा हुआ था, विदेशी निवेश कम हुआ था और भारत पर दबाव बना था। आज की स्थिति काफी हद तक वैसी ही दिखाई दे रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि तब संकट अचानक दिखाई दिया था और आज धीरे धीरे बन रहा है। अब समझिए, प्रधानमंत्री ने वर्क फ्रॉम होम जैसी बात क्यों कही? क्योंकि सरकार चाहती है कि तेल की खपत कम हो, कम लोग बाहर निकलेंगे, कम पेट्रोल जलेगा, कम डीजल खर्च होगा, तो डॉलर की मांग थोड़ी तो कम होगी। लेकिन क्या भारत घर से काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं। एक फैक्ट्री वर्कर घर से काम नहीं कर सकता, एक सेल्समैन घर से काम नहीं कर सकता, एक ड्राइवर, एक मजदूर, एक किसान घर से काम नहीं कर सकता। यानी भारत की बहुत बड़ी आबादी के लिए ये विकल्प बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि भारत के पास खर्च करने की भी सीमाएं हैं, क्योंकि भारत कोई बहुत अमीर समाज नहीं है। हम पहले से ही बहुत सीमित खपत पर जी रहे हैं। भारत में प्रति व्यक्ति तेल की खपत कई विकसित देशों से बहुत कम है। खाने के तेल की खपत भी बहुत ज्यादा नहीं है। यानी लोग पहले से ही जरूरत भर खर्च कर रहे हैं, और अगर वही खर्च और कम होगा तो इसका असर सीधा अर्थव्यवस्था की रफ्तार पर पड़ेगा। और शायद यही सबसे बड़ा खतरा है
अब यहाँ एक बेहद अहम बात समझिए, जब अर्थव्यवस्था कमजोर होती है तो सिर्फ महंगाई नहीं बढ़ती, लोगों का भरोसा भी टूटने लगता है, लोग खर्च रोकने लगते हैं, कंपनियां नई भर्ती रोक देती हैं, बैंक लोन देने में सावधानी बरतने लगते हैं और धीरे धीरे पूरा सिस्टम स्लो होने लगता है। असल सवाल सिर्फ रुपया नहीं है, असल सवाल है भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया को कितना भरोसा दिला रही है। अगर निवेशक भरोसा खो देंगे तो रुपया बचाना और ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात, रुपये को बचाने के लिए आरबीआई लगातार डॉलर बेच रहा है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि विदेशी मुद्रा भंडार अनंत नहीं होता। अगर लगातार डॉलर बेचते रहेंगे तो रिजर्व धीरे धीरे कम होगा और फिर बाजार को यह संदेश जाएगा कि भारत दबाव में है। यानी एक समय के बाद बाजार खुद सरकार की क्षमता पर सवाल उठाने लगता है और यही वो स्थिति होती है जिससे हर सरकार बचना चाहती है। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं समस्या को छिपाने से समाधान नहीं निकलता। अगर अर्थव्यवस्था में कमजोरी है तो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। और सवाल समाधान क्या है? इकोनॉमिस्ट कहते हैं भारत को कंजम्पशन इकोनॉमी से आगे बढ़ना होगा। सिर्फ लोग खरीदते रहें और उसी से ग्रोथ चलती रहे, ये मॉडल हमेशा नहीं चल सकता। भारत को दुनिया के लिए उत्पादन केंद्र बनना होगा, यानी दुनिया भारत से सामान खरीदे, भारत में फैक्ट्रियां लगे, भारत से एक्सपोर्ट बढ़े, नौकरियां बने और विदेशी निवेशक महसूस करें कि भारत लंबे समय के लिए सुरक्षित और भरोसेमंद बाजार है। लेकिन इसके लिए सिर्फ भाषण काफी नहीं होंगे, नीतियों में भरोसा चाहिए, स्थिरता चाहिए, कम नियमों वाला सिस्टम चाहिए और सबसे जरूरी सरकार को यह स्वीकार करना होगा कि चुनौती असली क्या है, क्योंकि जब तक बीमारी मानी नहीं जाएगी इलाज भी शुरू नहीं होगा। भारत अभी डूब नहीं रहा, लेकिन चेतावनी साफ दिखाई दे रही है। अगर समय रहते सुधार नहीं हुए तो आने वाले साल आम आदमी के लिए और ज्यादा महंगे और मुश्किल हो सकते हैं। भारत आज 1991 जैसे संकट में नहीं है, लेकिन खतरे की घंटी जरूर सुनाई देने लगी है, क्योंकि असली संकट सिर्फ तेल का नहीं, भरोसे का है। अगर निवेशक भरोसा खो देंगे, अगर रुपया लगातार गिरता रहे और लोग खर्च रोक दें, तो किसी भी अर्थव्यवस्था की रफ्तार धीमी पड़ने लगती है। और शायद इसी वजह से प्रधानमंत्री की वो अपील, कम तेल इस्तेमाल कीजिए, कम सोना खरीदिए, सिर्फ एक सलाह नहीं थी, वो एक चेतावनी थी, एक ऐसा संकेत जिसे समझना अब बहुत जरूरी है। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।